हेलो साथियों, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और वो हम डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन ना केवल पीजीटी के एग्ज़ाम में आए हैं, कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल मैं इनको बोलूँगा कि ये आपके नेट के एग्ज़ाम तक में आए हैं, गेट के एग्ज़ाम में भी आए हैं, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि फिर ये तो हायर लेवल की बात होगी, भैया पीजीटी के एग्ज़ाम में नहीं आए, ये पीजीटी के एग्ज़ाम में भी आए हैं, अलग अलग स्टेट में आए हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, हम 15 क्वेश्चन करेंगे और इन 15 क्वेश्चन को आपने अच्छे से रिवाइज कर लेना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जब आपका एक लेड को आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के माध्यम से क्या करना है, डिपॉजिट करना है, ठीक है ना। तो आप वहां पर विच ऑफ द बेस्ट सूटेड कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज, तो इसमें से सबसे बढ़िया आप कौन सा लेंगे, ये क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको पता ही है, क्या करेंगे आप वहां पर कि एक कैथोड लेंगे और दूसरा आप क्या ले लेंगे, एनोड ले लेंगे, और दोनों को क्या करेंगे, बैटरी के टर्मिनस से अटैच कर देंगे, डीसी करंट आप उनको देंगे, ठीक है। तो जनरली जब लेड का डिपोजिशन हम करते हैं तो वो किससे करना है, वो ये पूछ रहा है। तो लेड क्या करेगा लेड क्या करेगा, 2 यूनिट पॉजिटिव के साथ वो क्या करेगा, यहाँ पर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब लेड तो सबके अंदर होगा ही होगा क्योंकि उसकी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे, लेकिन बात यह है कि इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, एक तो आपका लेड क्लोराइड, एक तो लेड क्लोराइड और दूसरा आपका लेड सल्फेट, ये दोनों ही क्या हैं, आयनिक हैं, ठीक है ना, PbCl2 और PbSO4, और ये इनसोलेबल होते हैं। किसके अंदर इनसोलेबल होते हैं, ये कोल्ड वाटर के अंदर, ठीक है ना। कोल्ड वाटर के अंदर दोनों ही क्या है, ये इनसोलेबल है, तो इसको लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इन पे काटा लग गया, इस पे काटा लग गया, अब बचे ये दो। तो जो इथाइल वाला ग्रुप है, इथॉक्सी ग्रुप, जिसमें ET ग्रुप हमने डाला हुआ है, तो ये जो होता है ये टॉक्सिक केमिकल है, ये आपका टॉक्सिक है, तो हम इसको वैसे यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो बचा कौन सा आपके पास, BF4 डाई BF4 वाला जो था, ये आपका ग्रुप बेस्ट है। तो इसलिए ये ध्यान रखेंगे आप। ये 10th क्लास के ISC बोर्ड में भी आई थिंक है, ये ICSC में 10th क्लास में लेड ब्रोमाइड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग वहां पर है। तो आप क्वेश्चन नंबर को भूल जाएं, आप बस क्वेश्चन करते चले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द डेविएशन फ्रॉम बियर्स लॉ, वो आपने बियर्स लैम्बर्ट लॉ पढ़ाई होगा, जिसमें क्या कहते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ कौन सी लाइट, ये इंसिडेंट लाइट है और ये ट्रांसमिटेड है। तो ये क्या कहता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एप्सिलॉन इनटू कंसंट्रेशन इनटू लेंथ के। और इस सब को हम क्या बोलते हैं, मोलर एब्जॉर्बिटी भी बोलते हैं, इसको हम ए से भी इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। तो अब वो कह रहा है कि कौन सा कारण होता है डेविएशन का। तो जो एब्जॉर्प्शन है, जो एब्जॉर्बेंस है, इस ए को भी हम बात कर रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, भैया ये तो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। तो यानी कि अगर कंसंट्रेशन आप वेरी हाई ले लेंगे तो जो क्या होगा, तो जो बियर लैम्बर्ट लॉ से पक्का डेविएशन आएगी, ठीक है ना। तो एक तो कंसंट्रेशन हो गया, और जो सोल्यूट आपका एसोसिएशन में जाते हैं, ये भी आपको पता होगा, और डिसोसिएशन में जाते हैं, वो भी बियर लैम्बर्ट लॉ में क्या करते हैं, डेविएशन को वो शो करेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए बेस्ट आंसर जो होगा वो बी होगा, मतलब इसमें वेरी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द एनालाइट ये भी अफेक्ट करेगा, एसोसिएशन ऑफ एनालाइट भी अफेक्ट करेगा और डिसोसिएशन भी करेगा। लेकिन मोनोक्रोमेटिक लाइट वो एसोसिएट नहीं करती है, वो तो मोलर एब्जॉर्बिटी उस मोनोक्रोमेटिक लाइट पे चेंज नहीं होता है। तो इसलिए बी क्या होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। 24वें क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग शो द हाईएस्ट सोलेबिलिटी इन हॉट कंसंट्रेटेड एक्वस NaOH। आप कमेंट करके फटाफट से इसका आंसर बताओ कि हॉट कंसंट्रेटेड NaOH में किसकी सोलेबिलिटी क्या होगी, हाईएस्ट होगी, ये आपको बताना है। और अगर आपको देखो उत्तराखंड के लिए जनरली मैं ये अभी क्लास ले रहा हूँ, उत्तराखंड के अलावा भी आप लोग देख सकते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ उत्तराखंड के लिए है। और उत्तराखंड वाले अगर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं 7404068788 पे आप मैसेज कर दो। एक मॉक टेस्ट सीरीज आपका लगभग 20 दिन का हो जाएगा, वो उसमें काफ़ी टॉपिक कवर हो जाएंगे। जिसने अभी तक नहीं लिया है हमारा मॉक टेस्ट सीरीज, काफ़ी साथी वैसे ले चुके हैं, तो मॉक टेस्ट सीरीज आपका 20 डेज में वो आपका कवर करा देंगे, जिसमें मोस्टली आपके टॉपिक जो है वो कवर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो 20 दिन में मॉक टेस्ट सीरीज ले लें, और वो ओनली 185 रुपीज़ का है, ठीक है ना। 185 रुपीज़ आपको उसमें मैं नोट्स वगैरह भी दे देंगे, और आपको उसमें जो होगा मॉक टेस्ट और PDF वगैरह भी होगा। तो वो आप एक बार इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात कर रहा है वो वाटर में बात नहीं कर रहा है, वो कहाँ पर बात कर रहा है, NaOH पे बात कर रहा है।
तो जब वो NaOH में बात कर रहा है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा इसमें सोलेबल है। तो देखिए जो लेंथेनॉइड होते हैं, जैसे जैसे आप लेंथेनियम से लेके लुटेटियम की तरफ जाओगे तो साइज घटेगा। तो साइज क्या होता है? घटेगा। अब जब साइज घटेगा, इनके कैटायन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इनके पास साइज घटेगा, तो स्मॉल साइज हो जाएगा। और जब आपने घोलना किसको है? इनको NaOH में घोलना है, तो आप हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH से क्या निकल के आएंगे? OH आयन निकल के आएंगे। तो OH आयन जो होता है वो स्मॉल साइज का माना गया है। OH कैसा माना गया है? स्मॉल साइज का माना गया है। और स्मॉल साइज लेफ्ट राइट घटता है लुटेटियम का। तो Lu जो होगा OH होल थ्राइस के साथ क्या कराएगा? एक बॉन्ड बना लेगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन करा देगा। तो LuOH की क्या हो जाएगी? सोलिबिलिटी NaOH के साथ फटाफट हो गई, क्योंकि उसने NaOH के साथ रिएक्शन कराया, क्योंकि लुटेटियम भी स्मॉल साइज है और OH भी स्मॉल साइज है, तो दोनों की इंटरेक्शन बढ़िया हो जाएगी। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? LuOH होल थ्राइस। हाँ, अगर वो वाटर में पूछता तो फिर लेंथेनियम होता, जिसका साइज लार्ज है, क्योंकि वो बॉन्ड ब्रेक करना होता फिर हाइड्रेशन एनर्जी के कंसेप्ट से, लैटिस एंथैल्पी। ठीक है। 25 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है इन द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ CO2। हो सकता है स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके लेकिन काफी साथी उत्तराखंड वाले तो बोल रहे थे उनके उसमें है। तो ये कह रहा है कि इनमें से कह रहा है कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड कितने होंगे इंफ्रारेड और IR में, रमन में। तो हालांकि मैं इस पे एक कुछ वीडियो भी बनाने वाला हूँ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, आपको पूरा एक लेक्चर में कराने की कोशिश करूंगा, और IR भी। तो देखिए जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड की अगर आप बात करोगे तो जो IR एक्टिव मॉलिक्यूल क्या होते हैं? तो IR एक्टिव मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनके अंदर परमानेंट डाइपोल मूवमेंट हो, ठीक है ना, जिनके अंदर परमानेंट डाइपोल मूवमेंट हो। लेकिन अब इसके अंदर सिमेट्रिकल जो स्ट्रेचिंग जो होगी इसकी वजह से इसके अंदर डाइपोल मूवमेंट तो है नहीं, तो ये IR इनएक्टिव मॉलिक्यूल हुआ। ये क्या हुआ? IR इनएक्टिव मॉलिक्यूल हुआ। लेकिन रमन स्पेक्ट्रा उस चीज पे डिपेंड करता है कि भले ही उसके अंदर परमानेंट डाइपोल मूवमेंट ना हो, लेकिन जब आप उसको फील्ड में रखोगे तो उसके डाइपोल मूवमेंट में चेंज आना चाहिए। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये रमन एक्टिव होता है। क्या होता है? ये रमन एक्टिव होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोसिमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, यानी कि इसके जितने भी मोड होंगे वो IR के लिए तो क्या होंगे? वो इनएक्टिव होंगे, लेकिन रमन के लिए एक्टिव होंगे। लेकिन वो यहां पर कॉमन की बात कर रहा है, तो कॉमन तो कुछ बचा ही नहीं। IR तो ये इनएक्टिव है और रमन के हिसाब से वो एक्टिव है, तो इसलिए इसका बेस्ट जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब आपको उम्मीद है समझ में आया होगा शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, थोड़ा सा फास्ट वे में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि लाइट पिंक कलर जो है कोबाल्ट हेक्सा एक्को के साथ जो है हेक्सा एक्को कोबाल्ट सेकंड, वो किसकी वजह से है, और ब्लू कलर इसकी वजह से क्यों है? कल मैं आपको एक क्वेश्चन भी बता रहा था, मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर और लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। वो उस केस में जनरली देखने को पाया जाता है जब डी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन ना करें, DD ट्रांजिशन ना हो। लेकिन जब आप कोबाल्ट की आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन है और कोबाल्ट के पास 28 इलेक्ट्रॉन वैसे ही होते हैं, तो यानी कि इसके पास जब आप 27 होते हैं तो 3D7 होता है और S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब आप इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो D में 7 बचेंगे। तो जब इसके D में 7 बचेंगे और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो ये तो सिंपल सी बात है, इसमें तो DD ट्रांजिशन संभव है। ये देखो मैंने 5 इलेक्ट्रॉन ये बताया, छठा ही बनाया, सातवां ही बनाया, तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है, T2G से कहाँ जा सकता है? EG में जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे ही फिर इस वाले के अंदर होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये टेट्राहेड्रल है, 4 लिगेंड दे रखे हैं इसने, तो यानी कि ये 3 ऑर्बिटल ऊपर आ जाएंगे, 2 नीचे आ जाएंगे। जैसे कि आपको पता है ये T2G होता है, ये EG होता है, ठीक है ना। ऐसे ये EG होता है और ये T2G होता है। ठीक है, तो ट्रांजिशन हो जाएगी ई से कहां पर हो जाएगी? खैर टेट्राहेड्रल में जी नहीं लेते हैं, वो आपको पता होगा। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन यहां से यहां तक कर लेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इन दोनों में DD ट्रांजिशन संभव है, इसलिए इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो C हो जाएगा। DD ट्रांजिशन इन बोथ, दोनों में ही है। 27 की बात करते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चन PGD के एग्जाम में कई तरह के आए हैं, तो मैं स्पेशल इस क्वेश्चन को उठा के लेके आया हूं कि आपको ऐसे स्ट्रक्चर डिस्कस करना चाहिए। जैसे एक UP PGT में रेहनियम पता नहीं रोडियम पे ऊपर क्वेश्चन आ गया था, 2 रोडियम के बीच में कितने बॉन्ड थे, तो वो 8 थे दरअसल। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन ये लेके आया हूँ, MO2S262 नेगेटिव क्लस्टर जो होता है उसमें आपको ब्रिज S2 बताने हैं। तो देखो ये जो MO का जो स्ट्रक्चर होता है, MO2 जो कनेक्ट करते हैं, दरअसल यहाँ पर कितने हैं? 12 सल्फर हैं। आप इसको समझिए, 12 सल्फर हैं। तो ये 12 सल्फर कैसे होते हैं? 4 तो यहाँ होंगे, ठीक है ना, 4 तो हो गए इस पर, ठीक है, और ऐसे ही 4 होते हैं इसके पास होते हैं, 4 सल्फर इसके पास होते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4।
और ऐसे इसके पास 4 सल्फर हो गए। बस ये देखो स्ट्रक्चर का, अब इनका तो कोई मेथड है नहीं, इनकी कोई मैं कंसेप्ट बताऊँ आपको समझने के लिए, तो ऐसा कुछ है नहीं। और 4 सल्फर इंटरेस्टिंगली जो होते हैं वो मिड में होते हैं, वो किस में होते हैं, सेंटर में होते हैं। तो ये इनके साथ आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड बनाकर रखते हैं, ठीक है ना। और इनकी इंटरेक्शन भी इस तरह से होती है, आपस में भी होती है। ये एक आपका M2S2O6 - 2 का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो ब्रिज जो आए वो ब्रिज वाले कितने आ गए, फटाफट से बताओ, टोटल कितने आ गए। वो पूछ रहा है कि टोटल क्लस्टर द नंबर ऑफ ब्रिज S2 नेगेटिव एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ MO। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो पहला वाला हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो। हाँ हाँ, ब्रिजिंग 4 नहीं है, ऐसे नहीं कहेंगे हम 1 2 3 4, ऐसे नहीं बोलेंगे। किस चीज से बोलेंगे, एक स्ट्रक्चर में इसका क्लियर करता हूं थोड़ा सा, ये वाला है नहीं, ये ऐसे था, ये ऐसे और ये ऐसे है। यहां जो वाला जो सल्फर है, इन 2 सल्फर के बीच में बॉन्ड नहीं है, ये समझिए आप। तो ये 2 सल्फर आपस में इंटरेक्टेड है और ये 2 इंटरेक्टेड है, जो मेटल मेटल बॉन्ड के बीच में ब्रिजिंग बना रहे हैं। यही तो दरअसल -2 है, यही तो क्या है, S2 - 2 है। इसको क्या बोलेंगे हम, ब्रियोलॉगिंग बोलेंगे, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, तो ये 2 हो गए, ये कितने हो गए, एक ये है और एक ये है। ये S2 नेगेटिव जो है एक ये रहा, और एक S2 नेगेटिव जो है वो ये है। वो पूछ ही ये रहा है, सल्फर नहीं पूछ रहा कितने सल्फर है, ऐसे तो 4 आंसर आ जाएगा, 2 MO के बीच में 4 सल्फर है। लेकिन कह रहा है S2 नेगेटिव, तो ये जो 2 सल्फर हैं आपस में जुड़े हुए हैं, ये एक S2 नेगेटिव है और दूसरा S2 नेगेटिव ये है, तो 2 हो गए। तो एक तो आंसर ये हो सकता है और दूसरा आंसर ये हो सकता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर आप बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, वो तो 8 ही है भाई। 4 इधर से जुड़ा है, 4 इधर से जुड़ा है, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए। भाई 4 सल्फर ये जुड़ गए, 4 ये जुड़ गए, 8 है, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कह रहे हैं नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर बताने आपने, रोनियम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन और डाई एसिटोएसिटेट के साथ आपको यहाँ पर बताना है। तो वैसे तो जनरली अगर आप देखेंगे तो जैसे ये RU हो गया, ठीक है ना, और मैं आपको यहाँ पर बना लेता हूँ PPH3 एक ये रहा और एक PPS3 ये रहा, ठीक है ना। PPS3 क्या हो गया, ये हो गया। और आपका जो एसिटाइल ग्रुप होता है वो आपने इसका एसिटोएसिटेट का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, एसिटाइल, ठीक है ना। तो ये जो है अब मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। दोनों साइड से ऑक्सीजन जुड़ता है भाई, ऐसे जुड़ता है, ये CH3 C डबल बॉन्ड O ऐसे करके जुड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ये जुड़ जाता है, एक दूसरे वाले एंड का जुड़ जाता है, तो मैं दोनों को बीच में ही ऐड कर देता हूँ, मर्ज कर देता हूँ, ठीक है। और ये जैसे इनको आप लिख देते हो AAC, ठीक है ना, इस तरह से, ऐसे ही वो आ जाएगा इधर से, ठीक है, ACAC, ठीक है। ये हमारा बन गया एक। तो अभी क्या करेंगे हम, इसका क्या करेंगे, ये आपका ट्रांसफॉर्म बन गया। लेकिन ट्रांसफॉर्म जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, तो इसकी मैं मिरर इमेज एक बना लेता हूं। तो मिरर इमेज बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक PPS3 मैं यहां लगा लूंगा और एक PPS3 मैं क्या करूंगा, यहां पर लगा लूंगा। और बाकी ये जो 2 ऑक्सीजन वाले आपके क्या थे, ACAC थे, वो मैंने क्या कर दिए, वो यहां लगा दिए। तो अब इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा मैं साथियों, इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा। OACAC वाले हिस्सा ये रहा, PPS3 ये रहा, क्योंकि इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इसकी जो मिरर इमेज होगी वो भी क्या होगी, ऑप्टिकली एक्टिव होगी। 1 2 3 4, ठीक है ना। एक PPS3 ये रहा, दूसरा PPS3 क्या रहा, ये रहा। मैं थोड़ा फास्ट जरूर पढ़ा रहा हूँ, हालांकि मैं पढ़ाते ही फास्ट हूँ। ACAC, ठीक है। और ऐसे ही जो आ जाएगा वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा OO और ACAC। तो ये कितने आइसोमर बने, तो टोटल 3 स्ट्रक्चर बने। एक तो ये स्ट्रक्चर बन गया, दूसरा स्ट्रक्चर ये बन गया और तीसरा स्ट्रक्चर ये बन गया। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 आइसोमर्स पूछ रहा है, ठीक है। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ CuO बॉन्ड प्रेजेंट इन क्रिस्टलाइन कॉपर एसीटेट मोनोहाइड्रेटेड। तो ये आपने BSc में क्वेश्चन पढ़ा होगा, BSc में है ये। हालांकि ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कल मैं जब आपको पोटासियम परमैंगनेट के कुछ क्वेश्चन करवा रहा था, नॉट टॉकिंग, तो जब मैं पोटासियम परमैंगनेट के साथ आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रहा था तो उसमें कुछ साथी कह रहे थे कि पोटासियम परमैंगनेट हमारे सिलेबस में नहीं है, उत्तराखंड वाले खास तौर से। तो लेकिन उनको मैं बता दूं, देखिए ऐसा, वो बात तो ठीक है, पोटासियम परमैंगनेट नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में H2S तो होगा ना, आयोडीन तो होगा ना, इनका ऑक्सीडेशन तो होगा ना आपके सिलेबस में, ऑक्सैलिक एसिड तो होगा ना। तो इनकी रिएक्शन के तौर कई बार KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन के तौर पे पूछ लेते हैं। अब ऐसे तो जब आपके सिलेबस में KMnO4 नहीं है तो आप तो कहोगे जी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन भी नहीं होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि हमारे सिलेबस में तो पोटासियम परमैंगनेट है ही नहीं।
तो उसकी रिएक्शन जिनके साथ हैं तो वो आपके सिलेबस में होते हैं, तो इसलिए आपको याद करना है। फिलहाल हम ये चीज़ तो बाद में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी जो आपके पास जो टॉपिक है वो कह रहा है कि कॉपर ऑक्सीजन बॉन्ड कितने प्रेजेंट होते हैं। तो दरअसल इसको बनाने के वैसे तो अलग अलग मेथड होते हैं, लेकिन एक मेरे को जो अच्छा मेथड लगता है वो 4 इस तरह से कॉर्नर पे ये बनाना अच्छा लगता है। फिर एक और कॉपर ले लेते हैं तो वहाँ पे भी मुझे 4 इस तरह से बनाना अच्छा लगता है। और ये जो ग्रुप है ये दरअसल एसीटेट ग्रुप के हैं। किसके हैं? देखो ये ग्रुप है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O है, और एक जो होता है वो यहाँ वाला कनेक्ट होता है। कौन सा वाला? दूसरा वाला, ये वाला। ठीक है, अब ये सब के सब कनेक्ट होते हैं। ये सब के सब क्या होते हैं? ये कॉपर से कनेक्टेड होते हैं। ये कॉपर से, ये कॉपर से, ये कॉपर से, ये कॉपर से, ठीक है ना, ये सब कॉपर से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन अब ये वाला जो होगा, ये वाला जो कनेक्ट होगा आपका, ये इस तरह से दूसरे वाले से कनेक्ट होता है, दरअसल इस वाले से कनेक्ट होता है। ऐसे ही फिर यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना। और वाटर जो होता है यहाँ पर होता है, H2 यहाँ पर होता है, एक नीचे की तरफ आ जाता है वाटर। ऐसे ही फिर यहाँ पर आ जाएगा C सिंगल बॉन्ड, ये हो गया आपका, और जो डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा वो नीचे वाला कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया आपका CH3। ऐसे ही फिर एक ये कनेक्ट हो जाएगा C के साथ, और CH3 एज इट इज है, और ये जो हो जाएगा इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये एक इंटरेक्शन होती है, ठीक है ना। फिर हम इनके बीच में जो बॉन्ड आता है एक, वो आपका बॉन्ड बन जाता है, इनके बीच भी बॉन्ड होता है। तो 2 प्लेन होते हैं। तो टोटल अगर आप इसमें बॉन्ड गिनेंगे तो 10 नजर आएंगे भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 क्या हो गए? ऑक्सीजन के साथ हो गए। तो इसलिए 10 आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। फास्ट कर रहे हैं हम थोड़ा सा। 31 क्वेश्चन की हम बात करेंगे। कह रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। जब उसके बाद हम नेक्स्ट ओके, तो यहां पर क्या करेंगे हम, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बेसिक सा है यार। जो जितने ज़्यादा दूर होंगे पीरियोडिक टेबल में डाउन साइड होंगे तो वो आ जाएगा। पोटासियम डाउन साइड होता है, लिथियम सोडियम पोटासियम में पोटासियम डाउन साइड है, फ्लोरीन टॉप पे है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। अब कह रहा है विच वन अमंग द हैव प्लेनर स्ट्रक्चर। देखिए इस तरह का आपको स्ट्रक्चर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ज्योमेट्री पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि वो इस तरह का कोई ना कोई आपको एग्जाम में क्वेश्चन देंगे ही देंगे। तो आप देखिए कार्बोनेट, देखिए कार्बन के जितने भी कंपाउंड होते हैं, अगर कार्बन पे कोई लोन पेयर ना, मतलब सॉरी कोई चार्ज ना हो, तो वो हमेशा प्लेनर होता है। तो ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। उसके बाद SO3 की बात करते हैं, तो SO3 पे भी कोई लोन पेयर नहीं होता, तो वो भी कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर होता है। अब उसके बाद अगर आप बात करोगे, जो दे रखा है जिनोन दे रखा है, तो जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसने 6 तो खर्च कर दिए ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में, तो एक लोन पेयर हो गई होगा, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं NO2 की, NO3 की। तो इसमें क्या हो गया? एक डबल बॉन्ड हो गया। एक क्या होता है? ऑक्सीजन के पास नेगेटिव होता है, और दूसरा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बना देते हैं, नाइट्रेट आयन बना देते हैं। तो इसलिए आपका डी आंसर होगा कौन कौन सा? एक तो भैया कार्बोनेट जो है, एक तो ये क्या है आपका, ठीक है ना, दूसरा SO3 है, ये आपका प्लेनर है, और तीसरा कौन सा है? NO3 है। अब इसमें लोन पेयर आने की वजह से आपको पता ही है ये पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, तो प्लेनर तो होता नहीं पिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो पिरामिडल अमोनिया जैसा होता है ना, तो इसलिए ये होगा नहीं, ट्राइगोनल पिरामिडल बोलते हैं इस चीज़ को। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं करेक्टर ऑर्डर ऑफ द बायोलॉजिकल एसेंशियल एलिमेंट। कई बार हम इस तरह के क्वेश्चन को आसान लेते हैं, लेकिन ये नेट वगैरह का पेटेंट क्वेश्चन होता है, ये नेट में बहुत पूछते हैं, ठीक है ना, गेट वगैरह में भी पूछा जाता है। तो एसेंशियल एलिमेंट की जो कैटेगरी में आता है, देखो आपका ना तो RO होता है, RO तो RU तो होता ही नहीं है, तो आप इसकी वजह से एसेंशियल एलिमेंट में नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसको जहां पर RU है वो 2 ऑप्शन कट कर दो, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके फटाफट से कट हो जाते हैं। और दूसरा एसेंशियल एलिमेंट में आपका सिल्वर भी नहीं आता, ठीक है ना। आपने सुना है कहीं पर सिल्वर आपका बॉडी के लिए चाहिए, बॉडी के ऊपर जरूर चाहिए, ठीक है ना, लेकिन बॉडी के अंदर नहीं चाहिए, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये। अच्छा, आयरन कहाँ कहाँ पाया जाता है? आपको पता ही आयरन कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, मतलब पाया क्या, कहाँ कहाँ पर जरूरत होती है आयरन की? हीमोग्लोबिन में जरूरत होती है। किस में जरूरत होती है? हीमोग्लोबिन में जरूरत होती है। आपको मेरी स्पीड अगर ज़्यादा लग रही है तो इस साइड क्लिक करो, प्लेबैक स्पीड आप अपनी 1 से घटा के 0.5 कर लो। तो आयरन जो होता है वो आपका हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, साथ में वो किस में पाया जाता है? मायोग्लोबिन में पाया जाता है, और एक साइटोक्रोम में भी पाया जाता है, साइटोक्रोम में ही पाया जाता है, ये भी याद रख लेना। मोलिबिडनम जो होता है, मोलिबिडनम किस में पाया जाता है? मोलिबिडनम आपको पता होगा एक नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजनेस एंजाइम होता है, तो उसके अंदर मोलिबिडनम सल्फरिक प्रोटीन होती है, ठीक है ना, उसमें पाया जाता है, ठीक है ना। क्लियर हो गई ये वाली बात। और कॉपर किस में पाया जाता है? एक हीमोसाइनिन होता है, एक हीमोसाइनिन होता है, ठीक है ना, हीमोसाइनिन उसके अंदर पाया जाता है। और जिंक किसके अंदर पाया जाता है भैया? वो आपको पता ही है, ये मेटेलो एंजाइम है, ठीक है ना, कोफैक्टर की तरह से यूज होता है, मेटेलो एंजाइम है, ठीक है ना। और एक कोबाल्ट भी कई बार दे देते हैं, तो
ये किसके अंदर पाया जाता है, एक विटामिन है, उसका आप मुझे नाम जो है कमेंट में बताएंगे, ठीक है ना, उस किसके अंदर पाया जाता है, कोबाल्ट, ठीक है। 37 कह रहा है कि पेनिसिलिन जी का डिग्रेडेशन, कुछ में एंटीबायोटिक और मेडिसिन वगैरह दिए हुए हैं, तो हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ओके। तो पेनिसिलिन का जो डिग्रेडेशन है, तो आपको ये सेंटर में जो दिख रहा है, मतलब मैं इसको बड़ा करके बना देता हूं यहां पर, ये जो एक 4 मेंबर्ड आपको एक रिंग बनाई दिखाई दे रहा होगा, जिसमें यहाँ पर ये कार्बन लगे होते हैं, ये 2 मिथाइल ग्रुप लगे, मतलब कार्बन के वैसे ग्रुप लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो ये नाइट्रोजन आपका यहाँ पर कनेक्ट हो गया है, सॉरी ये गलत हो गया, मतलब ये आपका नाइट्रोजन हो गया और ये कनेक्ट होता है यहाँ पर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O से, और ये आपका सल्फर है, यहाँ पर एक कार्बन होगा, ये एक कार्बन होगा, ये कनेक्ट होगा, इसको बोलते हैं बीटा लैक्टेम रिंग। क्या बोलते हैं इसको, बीटा लैक्टेम रिंग। तो पेनिसिलिन जो है इस बीटा लैक्टेम रिंग की वजह से ही बैक्टीरिया को मारती है, ठीक है ना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मार सकती है, ये ध्यान रखेंगे आप। और ये जो यहाँ पर ग्रुप है ये पेनिसिलिन जी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये फिनाइल ग्रुप। इसी ग्रुप को बदल बदल के पेनिसिलिन ई, पेनिसिलिन एच, पेनिसिलिन के अलग अलग तरह के पेनिसिलिन की कैटेगरी यहाँ पर बनी है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पेनिसिलिन जो होता है इसका डिग्रेडेशन जो होता है, भाई आपको दवाई भी तो दी जाएगी ना, तो दवाई दी जाएगी तो फिर ये पेनिसिलिन अगर आपको दे दी तो इसका डिग्रेडेशन भी तो बताना पड़ेगा ना कैसे होता है। तो ये दरअसल इस बीटा लैक्टेम रिंग से ही होता है, और ये बीटा लैक्टेम रिंग जो होती है ये यहाँ से ओपन हो जाती है, यहाँ से बताता हूँ, ये ऐसे ओपन हो जाती है। तो जब यहाँ से ये ओपन हो जाएगी तो यहाँ पर एक तो सल्फर ग्रुप फ्री होगा, एक नाइट्रोजन फ्री होगा, और साथ में एक ऑक्सीजन भी फ्री होगा। जो ये वाली साइड बचेगी यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये आपको दिख ही रहा है। मैं स्ट्रक्चर में बता देता हूँ ये कहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है इसका, भाई यहाँ से ये ब्रेक होती है सल्फर, नाइट्रोजन, और इस वाली साइड से ब्रेक होता है, सॉरी, तो ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन और ये सल्फर, ये 3 ग्रुप फ्री हो जाते हैं। ये यूटिलाइज हो सकते हैं, आप इसको लेड के साथ बाइंड करवा दो, आप इसको मरकरी के साथ बाइंड करवा दो, डिग्रेडेशन करवाना, या कॉपर के साथ बाइंड करवा दो, ठीक है ना, दोनों सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। ये क्या करेंगे, इसके साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेंगे, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए क्या बचा आपके पास, SH बचेगा, फिर NH2 बच जाएगा, ठीक है ना, और उसके बाद ये आपका CO बच जाएगा। ये 3 ग्रुप जो होते हैं ये डिग्रेडेशन पे मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद 39 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 39 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन रूल मोस्टली PGD के एग्जाम में वो आपका देखने को मिलता ही मिलता है, मैंने तो कई बार इसका PGD के एग्जाम में देखा है। कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट अलाउड ट्रांजिशन इन G2 एटॉमिक स्ट्रक्चर इज, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो सिलेक्शन रूल है, देखो वो सिलेक्शन रूल आप याद रखा करें, ठीक है ना। सिलेक्शन रूल मतलब किस में ट्रांजिशन होगी, तो वो ये कहता है सिर्फ वहीं पर सिलेक्शन रूल कामयाब है जहां पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी में कोई चेंज ना है, लेकिन जो ऑर्बिटल मतलब एंगुलर जो टर्म सिंबल होता है ये इसको L बोलते हैं, इसमें +-1 का चेंज आना चाहिए। और जो आपका J होता है, ठीक है ना, कपलिंग कांस्टेंट, जनरली इसको कपलिंग कांस्टेंट नहीं बोलते, ये आपको ये तो उसमें NMR में होता है, J आपको पता ही है, ये L-S करके या L+S करके निकाला जाता है, टर्म सिंबल में आपने ये पढ़ा होगा। ये आपका कितना आना चाहिए, ये आपका 0 आए या फिर +-1 की टर्म में आए, ठीक है। तो अब आप ये बताओ, इस वाले ऑप्शन को देखो, C वाले के, तो एक तो आप ये बताओ क्या स्पिन मल्टीप्लिसिटी में कोई चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी उतनी है तो ये सिलेक्शन रूल को फॉलो कर रहा है। दूसरा मैंने कहा L में चेंज 1 आना चाहिए, तो देखिए D और F में D के लिए 2 होता है ना L, ठीक है ना, और F के लिए कितना होता है, L कितना होता है, 3 होता है, तो कितने का अंतर है दोनों के बीच में, कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो वही हम कह रहे हैं कि सिलेक्शन रूल में +-1 का अंतर आएगा, प्लस का 1 आए अंतर आए या माइनस का 1 आए, वो सिलेक्शन रूल आ जाता है। J तो खैर यहाँ पर दे ही नहीं रखा, तो उसका तो सवाल ही नहीं उठता। इसमें आप देखिए 3 और 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी में चेंज आ गया, ठीक है ना, 3 और 1 मल्टीप्लिसिटी में चेंज आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका मल्टीप्लिसिटी तो सेम है, लेकिन P के लिए क्या होता है, L कितना होता है, 1 होता है, और इसके लिए 3 होता है, तो 3 और 1 में 2 का अंतर है, और जबकि होना कितना चाहिए था, 1 का होना चाहिए, तो इसलिए ये भी नहीं है। तो ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या होगा, करेक्ट C होगा, ये ट्रांजिशन संभव होता है, ठीक है। 41 क्वेश्चन जो है आप इस तरह के न्यूमेरिकल तो थर्मोडायनेमिक से तैयार कर सकते हैं, जो ज़्यादा लेंथी नहीं है, अदरवाइज आप लंबे चौड़े थर्मोडायनेमिक पे न्यूमेरिकल पे पढ़ेंगे JEE वगैरह के, तो वो PGD के एग्जाम में आपको ऐसे नहीं आएंगे। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, तो वो क्या क्या वाटर के लिए दिया हुआ है, तो मोलर एंट्रोपी पूछ रहा है 1 एटमॉस्फेयर पे, तो ये एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। थर्मोडायनेमिक की दिक्कत यही होती है, मुझे भी याद नहीं होते थे, बड़ी मेहनत करना पड़ता था, तो जो मतलब एंट्रोपी का मतलब इनके फॉर्मूले डायरेक्ट याद करेंगे।
तो डेल्टा एस वेपोराइजेशन का जो होता है वो कैसे होता है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है। तो टेम्परेचर आपको कितना दिया हुआ है, देखो 41 किलो जूल में दिया हुआ है, लेकिन हमें तो जूल में चाहिए, तो हम इसको 1000 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। डिवाइड बाई हम क्या करेंगे, टेम्परेचर, टेम्परेचर आपको कितना दिया हुआ है, 1 एटमॉस्फेयर पे दिया हुआ है, तो 1 एटमॉस्फेयर पे वाटर बॉयल होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि 373 केल्विन पे बॉयल होगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे सिंपल, तो इसका ऑप्शन लगभग ये आता है, ठीक है ना, किलो जूल पर मोल पर केल्विन ये यूनिट होती है। तो इसलिए भाई इसका ऑप्शन जो होना चाहिए फिर वो क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा ना, लगभग 110 के आसपास आ गया। अब कह रहा है कि कार्नोट इंजन जो है 90 जूल लेता है एक सोर्स से, मतलब एक सोर्स ले लिया हमने, सोर्स होता है ज़्यादा टेम्परेचर वाला, तो इस टेम्परेचर से कितनी जूल ले रहा है, वो 90 जूल जो है वो ले रहा है, ठीक है। जब उसको हम कितने डिग्री टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, 300 केल्विन पे हम हीट कर रहे हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, तो देखिए जितनी वो हीट लेता है सोर्स से वो उतनी रिलीज कर देता है जब वो लोअर टेम्परेचर पे रखा जाता है, सिंक बोलते हैं उसको, जब वो लोअर टेम्परेचर, तो इसलिए मैं माइनस यूज करूंगा, तब वो क्या करता है, वर्क करता है। तो और इन दोनों के बीच कार्नोट थ्योरम से हमने क्या पढ़ा था, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2, ये हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो Q2 माइनस Q1 कितना हो जाएगा, वो आप यहाँ से आप फटाफट से निकाल सकते हैं। तो Q2 माइनस Q1 कितना हो जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ, Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू, अब आप देखो वो कितनी हीट ले रहा है, 90 ले रहा है, तो 90 ले रहा है, इसका मतलब वो क्या है, वो हायर हीट ले रहा है। ये जो Q2 है वो हायर हीट होता है, ठीक है ना, तभी तो आंसर पॉजिटिव में आएगा ना। तो Q2 क्या है, हायर हीट है, तो 90 जूल वो ले रहा है, तो इस 90 को मैंने यहाँ पहुँचा दिया, तो 90 हीट वो ले रहा है, इनटू कितने टेम्परेचर पर ले रहा है, वो 300 डिग्री के टेम्परेचर पे ले रहा है। अब जो बाकी का जो हमें पूछ रहा है, अब इसमें अलग अलग उसने वैल्यू दी हुई है, 60 दी हुई है, 50 दी है, 60 दी है। तो देखिए ये जो 60 जो आंसर आएगा, 60 जो आंसर आएगा इसका, ये वाला हो चाहे अभी या 60 हो, तो यहाँ भी मैं 200 टेम्परेचर रख के देख लेता हूँ, कितना रख के देखता हूँ मैं, 200 टेम्परेचर इसको रख के देख लेता हूँ। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, T2 कितना है, 300 है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, यहाँ से Q1 का जब आप आंसर निकालोगे, यहाँ पर भी Q2 कितना रख दो आप, 90 रख दो, तो जब आप Q1 का आंसर निकालोगे तो ये आपका 60 जूल आ जाएगा, यानी कि यही 60 जूल आ गया जब मैंने 200 टेम्परेचर रखा। लेकिन अगर मैं 200 टेम्परेचर रखूंगा 50 नहीं आएगा, 250 रखूंगा तो 60 नहीं आएगा, और 250 रखूंगा तो 50 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो ऑप्शन होगा इसका ए हो जाएगा कि इट ट्रांसफर 60 जूल हीट टू द सिंक को हीट ये ट्रांसफर करेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, समझ में आया ना भाई। Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 से क्या करा मैंने, T2 माइनस T1 अपॉन T2 रख दिया। Q2 होता हाइयर टेम्परेचर, तो ये 90 जूल की मैंने हीट मान ली। अब वो कह रहा है कि कितनी जूल हीट वो एमिट करेगा, Q1 निकालना है मैंने, तो Q1 की जगह कुछ नहीं रखा। T2 जो है वो मेरे पास 300 रखा हुआ है। अब T1 क्या है, जो आपको इन ऑप्शन में दे रखा है वो टेम्परेचर में रख के देखता हूँ, ठीक है। तो पहले ऑप्शन मेरा यही था, तो मैंने 200 रख के देखा, तो मेरा जूल जो है वो 60 जूल आ गया है, तो इसका मतलब 60 जूल इसमें दिया हुआ था, तो फिर तो सही बात बन गई। तो 50 वाला तो ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन होना था, समय ज़्यादा लगना नहीं था, लेकिन जिसको आता था वो एकदम से कर लेगा। तो बस आज के हमारे 15 क्वेश्चन थे, मैंने बहुत फास्ट आपको करवा दिए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। तो नंबर मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, हमारे मतलब कोई भी आपको कोई जानकारी लेनी है तो 7404068788 पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा सा लगेगा। और आपको क्या है, वो टेलीग्राम चैनल में भी आपको कुछ नोट्स वगैरह मिल जाते हैं, मैं कल की जो वीडियो थी उसकी मैं नोट्स वगैरह डालने वाला हूँ, तो वो भी आप देख लें, ठीक है। तो उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। थैंक यू।